हेलो, खुदावंद में आपकी सलामती हो। आज के सेशन में हम गौर करने वाले हैं डैनियल की प्रोफेसीज पे। और हमारा पैसेज होगा चैप्टर 11 वर्स 21 से 31 तक। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता चलूं कि डैनियल की किताब का 11वां और 12वां बाब तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। 21वीं से 31वीं आयत तक प्री ट्रिबुलेशन क्या होगा, या प्री वॉर, या प्री दोस फाइनल ईयर्स क्या होने वाला है, हमें उन चीजों का बयान मिलता है। देन 31 से 45 तक हम देखते हैं कि ड्यूरिंग वॉर क्या होगा, उन उन चीजों का बयान है। एंड देन चैप्टर 12 में पिक्चर पेंट की जाती है कि आफ्टर दैट वॉर क्या होने वाला है। अब डैनियल चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट, और 12 और 11 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, स्पेशली ये वर्सेस, क्योंकि इट्स वन ऑफ द ओनली पैसेज इन द बाइबल जो कि प्री ट्रिबुलेशन पे बात कर रही हैं इतनी डिटेल में। और पूरी बाइबल मुकद्दस में इतनी डिटेल्ड प्री टर्बुलेशन के वाकयात को किसी और किताब में एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसलिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन में हमारा फोकस रहेगा कि प्री टर्बुलेशन और बिफोर दोज फाइनल डेज क्या होगा, एंटी क्राइस्ट और मुखालफे मसीह किस तरह से इमर्ज करेगा, उसकी कॉलिशन किस तरह से कंट्रीज के साथ होगी। तो इन सारी चीजों पे हम गौर करने वाले हैं। आइए अपनी आयत की तरफ चलते हैं, जो कि 21वीं आयत से मैं स्टार्ट करूंगा। एंड देन फ्रॉम देयर विल सी टिल वर्स 31। फिर उसकी जगह एक पाजी बर्पा होगा जो सल्तनत की इज्जत का हकदार ना होगा, लेकिन वो निगहबान आएगा और चापलूसी करके मुमलिकत पर काबिज हो जाएगा। नोटवर्दी बात यहाँ पे क्या है, सल्तनत का हकदार ना होगा, मीनिंग कि वो कोई रॉयल स्टॉक नहीं होने वाला, कोई मैजेस्टिक सी पर्सनैलिटी नहीं होने वाली, कोई हीरो टाइप की पर्सनैलिटी नहीं होने वाली, या कोई नोन पर्सनैलिटी नहीं होने वाली। अचानक से कोई ऐसा शख्स उठेगा जिसको हम को इतना मशहूर नहीं होगा, इतना फेमस नहीं होगा, दुनिया के स्टेज पे आएगा और चापलूसी करके मुमलिकत पर काबिज हो जाएगा। इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है कंटेम्प्टिबल पर्सन। कंटेम्प्टिबल मीन्स हेटफुल पर्सन, जिसको जो कि बहुत हेटफुल सी पर्सनैलिटी होगी। 22वीं आयत। और वो सैलाब अफवाज को अपने सामने रगीदेगा और शिकस्त देगा और अमीर अहद को भी ना छोड़ेगा। अब अपने सामने रगीदेगा मीन्स इट्स गोना बी ब्रूटल, ही इज गोना ब्रेक आर्मीज, he'll बी वो हद से ज्यादा वायलेंट होगा वो। और अमीर अहद को भी ना छोड़ेगा मीन्स जो बिलीवर्स होंगे, अ, जो जो हम कवेनेंट पे बिलीव करते हैं, जो खुदावंत के साथ हमारा कवेनेंट है, जिनका उन पे यकीन है, वो बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। क्योंकि जब जंग होनी है इसराइल के साथ, कुछ और ममालिक ने साथ मिल के अपने आप को डिफेंड करना है। और आगे चल के मजीद हम इन डिटेल्स को देखेंगे। एडोल्फ हिटलर के टाइम पे अगर देखा जाए तो उसने जब पोलैंड पे कंट्रोल कर लिया, फतह कर ली, और ही इज मार्चिंग टुवर्ड्स फ्रांस, तो बल्गेरिया में लोग ये कहते हैं कि ही इज सो पावरफुल, इसके साथ कौन लड़ सकता है, या इसको कौन शिकस्त दे सकता है। क्योंकि जिस तरह से वो पोलैंड को शिकस्त दे के और फ्रांस की तरफ मार्च करता जा रहा था, ही वॉज ब्रेकिंग एवरीवन दैट वाज कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो लोगों का ये इमेज बनना शुरू हो गया था कि ही इज टू स्ट्रांग, और इसको शिकस्त देना बहुत बहुत मुश्किल है। 24वीं आयत। और अयाम अमन में मुल्क के जरखेज मकामात में दाखिल होगा, और जो कुछ उसके बाप दादा और उनके अबाउजदाद से ना हुआ था कर दिखाएगा। वो गनीमत और लूट और माल उनमें तकसीम करेगा, और कुछ अरसा तक मजबूत किलों के खिलाफ मंसूबे बांधेगा। मजबूत किलों के जो
कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन मजबूत किलों से मतलब है कि इस खित्ते में और दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क मौजूद हैं जिनकी आर्मीज और टॉप 5 में, टॉप 10 में रैंक करती हैं। तो इस खित्ते में भी कुछ कुछ इस तरह से आर्मीज हैं जिनके बारे में ये इम्प्रेशन है कि दे आर वेरी स्ट्रांग, और उनसे लड़ना, मिलिट्री वॉर करना मुश्किल है, या उनसे जीतना मुश्किल है। तो इस वर्स में हमें ये चीज नजर आती है कि मजबूत किलों के खिलाफ मंसूबे बांधेगा। इन अदर वर्ड्स, ही इज प्लानिंग टू एलिमिनेट द मिलिट्री बेसिस, फोर्सेस एंड पावर स्ट्रक्चर्स। तो पिक्चर क्या है एक्चुअली? उठेगा, 2 4 5 मुल्कों को अपने साथ में लाएगा, इसराइल की तरफ मार्च करेगा, इसराइल के साथ कुछ और मुल्क मिल के अपने आप को डिफेंड के लिए उसके सामने आएंगे। ही इज गोना ब्रेक देम ब्रूटली, उनको मारेगा, कत्ल करेगा। एंड फिर अगली आयत में लिखा है, और वो अपने जोर और दिल को उभारेगा कि बड़ी फौज के साथ शाह जनूब पर हमला करे, और शाह जनूब नहायत बड़ा और जबरदस्त लश्कर लेकर उसके मुकाबला को निकलेगा, पर वो ना ठहरेगा क्योंकि वो उसके खिलाफ मंसूबे बांधेंगे। नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग। इसराइल के साथ जब एटलीस्ट 6 मुल्कों ने, इस खित्ते के 6 मुल्कों ने मिलके जब उसके साथ लड़ाई करनी है, तो इसराइल की मिलिट्री, इसराइल की इंटेलिजेंस और उनका जो डिफेंस सिस्टम है, वो इस खित्ते के कुछ मुल्कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट में पीस को बरकरार रखने के लिए। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अगर इसराइल की फोर्सेस, उनकी डिफेंस सिस्टम ना हो, तो कुछ और उसके आसपास के ममालिक ममालिक को बहुत खतरा है। क्यों खतरा है? अगेन, आप मेरे हिंट को समझ आए, मेरे इशारे को समझ आए, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है जो इस मिडिल ईस्ट में बहुत पावरफुल पिछले कुछ सालों में रहा है। इंतहा की कत्लो गारत की, काले झंडे लेके निकल गए, और वो क्या करते रहे हैं, अब भी बहुत से मुल्क आपस में उस वजह से लड़ रहे हैं। तो मैं इससे ज्यादा और स्ट्रेस नहीं दे सकता इस बात पे, लेकिन इसराइल की मौजूदगी कुछ और उसके नेबरिंग ममालिक के लिए बहुत जरूरी है। और वो इसराइल के कोई फायदे के लिए एक्चुअली नहीं है, वो उनके अपने फायदे के लिए है। क्योंकि वो जिस तरह का मिलिट्री सिस्टम और डिफेंस सिस्टम इस्टेब्लिश किए बैठे हैं, और वो जितने स्ट्रांग हैं इस मामले में, उस वजह से इन बाकी मुल्कों में अमन बरकरार रखा जाता है। और क्योंकि बात वही है, गवर्नमेंट्स को, इकोनॉमीज को रन करना है। इस खित्ते के कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है कि उस ट्रेड को बरकरार रखा जाए, बिजनेसेस को बरकरार रखा जाए, इकोनॉमीज को बरकरार रखा जाए। फॉर दैट दे नीड इसराइल और उसकी बहाली। इसीलिए इन वर्सेस के हिसाब से वो इसराइल के साथ मिलके उस एंटी क्राइस्ट का मुकाबला करेंगे। आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। बल्कि जो उसका दिया खाते हैं वही उसे शिकस्त देंगे, और उसकी फौज परागंदा होगी, और बहुत से कत्ल होंगे। और इन दोनों बादशाहों के दिल शरारत की तरफ माइल होंगे। वो एक ही दस्तरखान पर बैठकर झूठ बोलेंगे, पर कामयाबी ना होगी, क्योंकि खात्मा मुकर्ररा वक्त पे होगा। वो कौन? एंटी क्राइस्ट। वो बहुत सी गनीमत लेकर अपने मुल्क को वापस चला जाएगा, और उसका दिल अहद मुकद्दस के खिलाफ होगा। नाउ ये प्लीज ये नोट करते रहना, उसने वापस चले जाना है, पर उसका दिल अहद मुकद्दस मीन्स थर्ड हैकल, जिसका तामीर होना भी बाकी है, तो उसकी डिस्ट्रक्शंस अहद मुकद्दस के खिलाफ होगा, और वो अपनी मर्जी पूरी करके अपने मुल्क को वापस चला जाएगा। मीनिंग, और मतलब प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अभी वो 3.5 साल का जो फाइनल
टाइम है वो स्टार्ट नहीं हुआ, फाइनल 42 मंथ्स अभी स्टार्ट नहीं हुए। प्री दैट ग्रेट वॉर, दिस छोटे लेवल पे एक वॉर इज हैपनिंग, और ही इज गोना ब्रेक द आर्मीज, उनको मारेगा, कत्ल करेगा, वापस चला जाएगा। सो राउंड वन, ये 2 राउंड में होने वाला है। राउंड टू क्या है, वो भी इन्हीं आयात में मौजूद है। आइए देखते हैं। मुकर्ररा वक्त पर वो फिर जनूब की तरफ खरूज करेगा, लेकिन ये हमला पहले की मानद ना होगा। तो बहुत क्लियर है, दोबारा से उसने अटैक के लिए तैयारी पकड़नी है, आना है, लेकिन दिस टाइम इट्स डिफरेंट। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है, जो पहली जो जंग होनी है, जो जो कि छोटे लेवल पे है, मेरी नाचीज राय में वो शायद कुछ 8 10 12 मुल्कों में इस खित्ते खित्ते के में महदूद होगी। एंड दिस सेकंड वन इज ऑन अ ग्लोबल स्केल। नाउ दैट्स द टाइम जब यूरोप क्या, वेस्टर्न कंट्रीज क्या, मतलब पूरी दुनिया से लोग अब इसमें हिस्सादार होंगे। बादशाहों का जो जिक्र है, अगेन ये मेरी समझ के मुताबिक एक ग्लोबलिस्ट है, क्योंकि कोलिशन अहदे मुकद्दसीन जो हैं वो कौन है? बिलीवर्स। अब ग्लोबलिस्ट या सोशलिस्ट क्या कर रहे हैं? कम्युनिज्म जिस तरह से आजकल चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं? सो ये बादशाहों का जो है ना, ये मेरी नाचीज राय में ये ग्लोबलिस्ट है, जो काफी हद तक दुनिया में उभर के सामने आ गए हैं, और वक्त के साथ साथ ये सामने और उभर के आते रहेंगे। और इन्हीं ने इन्हों के साथ एंटी क्राइस्ट के साथ मिलके फिर वो फाइनल जो कॉन्क्वेस्ट है उसको उस पे काम करना है, और उसके साथ मिल के फिर इसराइल पे अटैक करना है। कुछ चीजें हैं पहले की मानद ना होगा। सो राउंड टू, अब तक हमने क्या कवर किया है कि वो रॉयल कोई फैमिली से नहीं होने वाला, कोई नॉन पर्सनैलिटी नहीं होगी, ही इज ही विल बी हेटफुल पर्सन, ब्रूटल। राउंड टू, 2 राउंड्स में ये जंग होने वाली है। क्योंकि अहले कतीम के जहाज उसके मुकाबले को निकलेंगे। इसका मतलब ये है कि जहाज जो साइप्रस और मेडिटेरेनियन सी में नेवल फोर्सेस मौजूद हैं, एंड वी नो दैट। तो ये वही नेवल फोर्सेस हैं जिन्होंने फिर इस जंग में हिस्सा लेना है, और अपने आप को डिफेंड करने में मदद मिलेगी। उसके मुकाबला को निकलेंगे और वो रंजीदा होकर मुड़ेगा। रंजीदा होकर मुड़ेगा मीन्स के इज़ीकियल की किताब में हम लोग पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि नॉर्थ से, अब नॉर्थ मींस यूरोपियन, रशिया एंड यूके, उस तरफ से बोला जाएगा कि भाई हमारी अलायंसेस हैं इस मुल्क के खित्तों के साथ, क्योंकि वहां से इसको प्रेशर मिलेगा। जब फर्स्ट राउंड होना है वेस्टर्न कंट्रीज से इसको थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा, और जब वो थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा तभी ये बैकआउट करेगा वक्ती तौर पे। वर्स 29, मुकर्ररा वक्त पर वो फिर जनूब की तरफ खरूज करेगा, लेकिन ये हमला पहले की मानद ना होगा। सो मीन्स राउंड टू, क्योंकि अहले कतीम के जहाज उसके मुकाबला को निकलेंगे। जहाज नेवल फोर्सेस जो कि साइप्रस और मेडिटेरेनियन सी में जिनकी बेस है, वी नो दैट, उसके मुकाबला को निकलेंगे और वो रंजीदा होकर मुड़ेगा, और अहद मुकद्दस पर उसका गजब भड़केगा। अहद मुकद्दस, थर्ड टाइम जो हैकल बननी है, तो हैकल की तामीर जो तीसरी बार होनी है, ये उसकी बात है। उस हैकल की तरफ उसका गजब भड़केगा, और वो उसके मुताबिक अमल करेगा, बल्कि वो मुड़कर उन लोगों से जो अहद मुकद्दस को तर्क करेंगे इत्तफाक करेगा। मीन्स के ही पेज अटेंशन टू पीपल हु forsake द होली कवेनेंट, और फिर ही इज गिविंग हिमसेल्फ एंड हिज रिसोर्सेज टू डू वायलेंस अगेंस्ट द होली कवेनेंट।
अगेन हिटलर के ही एक मतलब जिंदगी के हिस्से पे अगर गौर किया जाए, उसके जिंदगी के आखिरी हिस्सों में एक डिल्यूजनल सा हमें ऑब्सेशन नजर आता है टुवर्ड्स यहूदी जूस लोगों के। और जिंदगी के उन आखिरी कुछ अरसे में उसने अपनी एम्पायर और अपना जो भी वो क्रिएट कर पाया था या जो भी उसके मंसूबे थे, नजर आता है कि वो सर सब उसने एक साइड पे रख दी थी। और एक ही सिर्फ उसके सर पे जुनून सवार था कि मैं यहूदियों को ज्यादा से ज्यादा कत्ल कर दूं। और उसकी पूरी कोशिश थी कि मैं इनको इस दुनिया जहान के दुनिया से इनका नामो निशान हटा दूं। और हिटलर के दौर में अगर आप हिस्ट्री से वाकिफ हैं और पढ़ते हैं, उसको यही ऑब्सेशन था। और बिल्कुल इन आयात पे अगर गौर करें तो उस एंटी क्राइस्ट का भी बिल्कुल वही ऑब्सेशन, वही गजब नजर आता है जो वो इसराइल और उस होली कवेनेंट के लिए रखता है। ओके, वर्स 31 और यहाँ द अब पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाती है। और अफवाज उसकी मदद करेंगी और वो मौके मुकद्दस को नापाक और दायमी। अब मौके मुकद्दस को नापाक मीन्स कि अब हम लोग 31 से, जैसे मैंने शुरू में बताया था, तो 31 से 45 तक हम लोग फिर उस चीज़ों को देखते हैं जो ड्यूरिंग वॉर होने वाली हैं। तो मौके मुकद्दस को नापाक और दायमी कुर्बानी को मौकूफ करेंगे। और करेंगे प्लूरल फॉर्म है, सो ही इज नॉट अकेला नहीं करने वाला। इस बार पूरी, आई मीन विद द माइटी फोर्स, विद ग्रेट आर्मी, ये सब कुछ करने वाला है। और इस बार ये पूरा ग्लोबल इवेंट बन चुका होगा। करेंगे और उजाड़ने वाली मकरूह चीज को उसमें नस्ब करेंगे। और वो जो हैकल के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, ये वो बात है। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग गौर करेंगे कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्या होने वाला है। वीडियो के लास्ट में एक जस्ट एक थॉट देता चलूं कि अगर हम लोग मुकद्दस मूसा के दौर में चले जाएं, तो वहां भी हम लोग देखते हैं कि एक डायलॉग, एक सीरीज ऑफ डायलॉग चली थी उसकी फिरौन के साथ। और कोई बहुत आराम से और बहुत आसानी से नहीं कौम को वो लेके चला गया। 10 प्लेग्स का उनको फेस करना पड़ा। सीरीज ऑफ डायलॉग्स फेरो के साथ उसके चले। तो ये कहने का मकसद ये है कि दुनिया भर में जो चेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, कोविड आया है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या पीक है हम लोग जानते हैं। जो लोग एम्प्लॉयड भी हैं वो 50% या 30% सैलरीज पे काम कर रहे हैं। जिनको खुदावन की फजल से अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उनको भी एक ये डर जरूर दिल में बैठा हुआ है कि नौकरी ये पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है। तो दुनिया के हालात बहुत डिफरेंट होते जा रहे हैं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी होती जा रही है। ग्लोबल चेन जो है, सप्लाई चेन, उसका बहुत इफेक्ट होता हुआ आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। तो ये मुसीबतें, ये तकलीफ़ें, ये परेशानियां दिन ब दिन बढ़नी ही हैं। और मेरी गुजारिश है आपसे, मैं पिछली भी वीडियो में कुछ वीडियोस में आपसे रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि प्लीज़ करंट इवेंट्स को और बाइबल मुकद्दस को ज़रूर कनेक्ट करते रहा करें। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे और हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो उन आने वाले दिनों में हम बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। और हमारी जो हमारे सोल के लिए, ठीक है, हमारी आफ्टर लाइफ के लिए, वी अंडरस्टैंड इट्स नॉट गुड एट ऑल। तो एंड में मैं मेरी आपसे यही गुजारिश है कि कलाम मुकद्दस को पढ़ते रहें, मीडिया पे नज़र रखें, अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगियों को बचाने के लिए हमारे पास एक यही टूल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। खुदावंद आपके साथ, तो अपना बहुत ख्याल रखें।